सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज आप लोगों का हिंदी का भारत से हम क्या सीखें, इसका वीडियो क्लास है। इस पाठ में लेखक ने भारत के बारे में बताया है। इसके लेखक हैं मैक्स मूलर। इसके माध्यम से कहा गया है कि भारत की प्राचीनता और विलक्षणता नवागंतुक अधिकारियों को बताया गया है। इसके बारे में कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती और ग्रहण करती आई है। उनके लिए यह भी एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बिल्कुल कुछ सीख रहे हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशाभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। लेखक ने फिर कहा है कि प्राकृतिक सौंदर्य और सर्वविध संपदा से अगर कोई परिपूर्ण देश है तो वो है भारत देश। यदि आप मुझसे यह पूछें कि कौन सा देश ऐसा है, तो मैं यही बताऊंगा कि भारत देश ही ऐसा है जिसकी छटा स्वर्ग की तरह भूतल पर निखर रही है। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वाधिक साक्षात्कार किस देश ने किया है और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए वे मनन करने योग्य हैं। उसके बाद लेखक ने बताया है कि जो लोग आजकल भारत में घूमकर आए हैं, उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास ऐसे दूसरे शहरों की याद हमेशा आती है, जबकि लेखक का ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वही हो सकते हैं। शहरों में कुछ नहीं रखा है, वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। सब कुछ हमारे देश में है, लेकिन उसको पहचान सकने की दृष्टि हमारे पास है। फिर लेखक ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में आपकी रुचि है, यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी भी विशेष क्षेत्र में है, तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली है जिनके बारे में यहाँ आपने श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार करते हैं, तो आपको अपने भारत में प्रवास का ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से निर्वासन समझ लेने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी क्षेत्र में कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको भारत में पूरा अवसर मिलेगा। यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं
तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इसके लिए भी आपको सोचना नहीं है। यदि आप वनस्पति जगत में विचरण करना चाहते हैं तो लेखक ने कहा कि भारत एक ऐसी फुलवारी है जहां अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। उसके बाद लेखक ने कहा कि यदि आप पूरा तत्व प्रेमी हैं तो आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने का आनंद का अनुभव किया हो तो आपको जनरल किंगडम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा विहारों के ध्वंसावशेषों को खोद निकालने के लिए आपका भावरा आतुर हो सकेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत में ईरानी, केरियन, थ्रेशियन, फारसीसियन, यूनानी, कैडिनियन, शंको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण मात्रा में उपलब्ध होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला। वारेन हेस्टिंग ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के को यह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही नहीं पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी न होने दें। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी को उपहार स्वरूप कुछ दिया जाता है तो उसे संजोग कर रखना चाहिए, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी को वारेन हेस्टिंग ने सोने के सिक्के से भरा घड़ा भिजवाया था तो ये सोचकर नहीं भिजवाया था, अपने आप को अच्छे बनने के लिए अच्छा उपहार दिया गया, ऐसे व्यक्तियों के नाम में नाम दर्ज कराने के लिए दिया गया था, लेकिन उन्होंने उन सिक्के के महत्व को नहीं समझा और सारी स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो गई, अर्थात उसे गला दिया गया। गला करके उसका दूसरे रूप में उपयोग किया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो दिया गया वो चीज़ नष्ट हो गई। अगर आपको उपहार स्वरूप कुछ दिया जाए सोने का चीज़ तो उसे अगर आप गला करके कुछ और बना लेती हैं तो दिया हुआ उपहार का रूप रंग बदल जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब यह निर्भर करता है कि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी ना हो। हमारे भारत के लोग ऐसे ही थे। उसके बाद लेखक ने नीति कथाओं के बारे में बताया है कि भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों में दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं हैं जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा
की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के द्वारा क्रिटिलस में मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि ये समस्याएं ऐसी हैं जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। शेर की खाल में गधा, शेर का खाल पहने हुए है गधा, तो उसे हम शेर नहीं कह सकते हैं। तो यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी और इसी प्रकार हम न्योले या चूहे से संबद्ध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई। यह भी संस्कृत की एक कथा से पूर्वांश में मिलती जुलती एक कहानी है। कहने का तात्पर्य यह है कि नीति कथा से संबंधित भी दंत कथा, ये सब हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहाँ ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही इन कहानियों में स्थान कैसे पा सकी, इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना बाकी है। हमें इससे भी अधिक प्रत्न युग में प्रवेश करना होगा। वहाँ भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलती हैं। उसके बाद लेखक ने इसमें ये बताया कि कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर यह निष्कर्ष पर लेखक पहुँचते हैं कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफिर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा अन्य किसी देश में नहीं लाई जा सकती और यह मान लेने का भी कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा के रचना काल में भी यूरोप के ये व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। लेखक ने इसमें भारत की विशेषताओं के बारे में बताया है। उसके बाद इसमें भाषा के बारे में उन्होंने बताया कि भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन भारत से हम क्या सीखें इस पाठ में मिलता है। आपको क्या भारत से बढ़कर कोई दूसरा देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। वहाँ आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, पूची, हून, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषाओं में सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग्य प्राप्त है। ये थी भाषा की बात। उसके बाद उन्होंने विधि शास्त्र के बारे में बताया कि विधि शास्त्र या कानून के अगर कोई विद्यार्थी हैं तो उन्हें विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हैं। इसके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों या समयाचारिकों सूत्रों से ही ले सकते हैं। ये धर्म सूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसे परिवर्तित विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद लेखक ने राजनैतिक इकाइयों के निर्माण के विकास के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व
और विशिष्ट को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है तो आपको इसके लिए भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग्य अनायास ही मिल जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या शासन पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। अब उसके बाद धर्म के बारे में बताया गया है कि भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास और उसके परिहार्य क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यही जन्मभूमि है। पारसियों के जरथुस धर्म की यह शरण स्थली है। यहाँ आज भी नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। उसके बाद लेखक ने मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन के बारे में बताया है। हमारे अपने स्वरूप या अध्ययन में अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता। हमारा भारत देश हमेशा एक नंबर पे रहता है और एक ही नंबर पर रहेगा। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना लें, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का क्षेत्र हो, दैवत विज्ञान का क्षेत्र हो, दर्शन का हो, चाहे विधि शास्त्र या कानून का हो, अथवा रीति रिवाजों और परंपराओं का हो, प्राचीन कला या शिल्प का हो अथवा पुरातन विज्ञान का, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहें या ना चाहें, आपको भारत की शरण लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रामाणिक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग भारत और केवल भारत में ही संचित है। उसके बाद लेखक ने भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय के बारे में बताया है कि सम्यक अध्ययन व्याख्या विवेचन कर लें तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम है संस्कृत। संस्कृत ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं जो किसी अन्य भाषा से प्राप्त नहीं हो सकता। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार संस्कृत पर ही निर्धारित हैं। इसमें कहा जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वातिशायी क्यों है। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है कि इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से संस्कृत का काल पुराना है। जिस रूप में आज यह हम लोगों तक पहुंची है उसमें भी अत्यंत प्राचीन भाषा इसे माना जाता है। अब संस्कृत के माध्यम से संस्कृत के बारे में आप इतना जान लीजिए कि संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है और सभी भाषाओं की जननी है। इसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि हमें क्या करना है जो कि दूसरी भाषा में हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। उसके बाद लेखक ने पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए पच्चीकारी के चित्र की भांति आर्यों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता व सांस्कृतिक अवस्था का कुछ कमोवेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है, ऐसा बताया है। इतना ही नहीं, भारत व यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर
सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा, इस प्रकार हम उस सम्मिलन स्थल पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद लेखक ने संस्कृत भाषा और उसका साहित्य कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताया है कि याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। मुझे उस दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन नहीं लग रहा था। तभी एक शांति कक्षा में हमारे एक मास्टर डॉक्टर क्ली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों जर्मन और रूसी के सर्वथा समान ही थी। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में हैं, लेकिन कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं थी। किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और सामान धातु रूप श्यामपट्ट पर लिख दिए। अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक ही होना पड़ा। संस्कृत के शब्द लिख दिए। भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक और इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोप वासियों की धारणाएं बदल चुकी हैं और बहुत कुछ विस्तृत भी हो गई हैं। अब हम जानते हैं कि जैसा पहले समझा जाता था वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न हैं। कल्पना कीजिए कि एक छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप के अंग्रेजी मूल को सर्वथा भूल जाएं और तब तो 3000 वर्ष उन्हें अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसी ही अंग्रेजी भाषा और उनका साहित्य विद्यमान था। वे आश्चर्यभूत होंगे। संस्कृत की खोज के लिए हमारे पास ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है और हमारे भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियाँ फिर से साकार हो उठी हैं। कहने का मतलब है कि इसे हम लोग भूल चुके हैं। जो हमारी प्राचीन भाषा थी उसे हम भूल चुके हैं और दूसरी भाषा को अपनाने लगे हैं। लेखक को इसकी चिंता है। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया सो बात कम नहीं है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी हमारे परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं, अपितु अपने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है जो पहले नहीं हो पाया था। संस्कृत ऐसी भाषा है, लेखक यह बताना चाहते हैं कि इसके अध्ययन से हम लोग बर्बरता, अजनबियों और बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी गले लगाना सीखा है। कोई भी व्यक्ति आया बिना सोचे समझे उसे अपने घर में शरण दे देते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी धारणा है, हम लोगों की ऐसी भाषा है, हम लोग का हृदय इतना द्रवित हो जाता है उनको देख करके कि हम उन्हें अजनबी समझ पाते हैं और ना ही बर्बर समझ पाते हैं कि ये क्या करने वाले हैं। नतीजा ये होता है कि उसका परिणाम गलत निकल जाता है। अब अजनबी जिसके बारे में हम जान नहीं रहे अपने घर में शरण दे दिए, अब वो क्या करेंगे घर में घुसने के बाद ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन संस्कृत तो हमें गले लगाना ही सिखाती है। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किए जा सकते। भाषा विज्ञान के द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है, भारत से हम क्या सीखें, इस चैप्टर में
ये संस्कृत के सहायता के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रथम मानव को अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, इस फ्रेंच उक्ति को कार्यान्वित करने के लिए योग्य समझिए। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान पाता है कि उससे अपनी जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी और कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुँचना है। कहने का मतलब है कि भाषा के माध्यम से ही हम इसे निर्धारित कर सकते हैं। हम सब पूर्व से आए हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है और पूर्व को पहचान लेने में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले ही वह प्राच्य विद्या विशारद न भी हो, तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। नानाविध स्मृतियों, नाना प्रकार की स्मृति जो हमारे यादाश्त में है, पहले क्या हुआ, जो हमें इतिहास से प्राप्त हुआ, उसके बारे में हम समझते हैं और उसी के ओर बढ़ते हैं। अगले वर्ष जब आप लोगों को भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स ने उस समय हुआ था, जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी यात्रा, समुद्री यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन किया था। सुनिए उन्हीं के शब्दों में जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी। पिछले 1783 में के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था। एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। कहने का मतलब है कि अपने अध्ययन के माध्यम से उसे समझ सका। फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया की सुविस्तीर्ण क्षेत्रों के चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को मुझे उससे आनंद प्राप्त हो रहा था, वह वस्तुतः वर्णन करने योग्य नहीं है। उसके बाद लेखक ने बताया कि उपयोगी, आनंददायक, ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलापों की पृष्ठभूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य, संस्कारों, कानून, विधि, संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग, रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदी से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है और यह सब कुछ हमारे भारत देश में है। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है जो सपना देखते हैं। जब अपने जहाज को डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य उपरांत सागर में डूब रहा है, तो उनके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियाँ तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा उसकी प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। ऐसे स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं कि अपने स्वप्नों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणत कैसे किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर स्वप्न देखता है तो उसे स्वप्न को साकार रूप देने के लिए, वास्तविकता में परिणत करने के लिए
बहुत परिश्रम करना पड़ता है, जैसा कि सर विलियम जोन्स ने किया था। बिना मेहनत, बिना परिश्रम के स्वप्न देखने से कोई फायदा नहीं है। और जो बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले की है, आज भी वैसी ही है। ऐसा कहा जा सकता है कि आज भी वैसी ही स्थिति हो सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं। हमारा भारत जैसा पहले था वह कैसे होगा, अच्छा कैसे होगा। जैसा कि पहले इसमें कहा गया कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य यह बरकरार कैसे रहेगा, इसके लिए हम लोगों को सबको सपना देखना है। और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजयें प्राप्त की हैं, तथापि किसी भी नए सिकंदर की यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंधु के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने को कुछ भी शेष नहीं रहा। जो व्यक्ति भारत के बारे में सोचेगा और परिश्रम करेगा, जो नया सिकंदर मैदान में आएगा, उसे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये था आपका भारत से हम क्या सीखें, भारत में क्या क्या मौजूद है, इसके बारे में जानकारी हमें इससे प्राप्त हुई है। इसमें लेखक ने नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता के बारे में बताया है कि हमारा भारत कैसा था, कैसा है, यहाँ कौन कौन सी भाषाएं हैं, कि क्या संपदा है, प्राकृतिक सौंदर्य क्या है, भाषा क्या है। इन सारे चीज़ों के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है। अब है आपका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो इसका आंसर हम लोग देंगे कि सर्वविध लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है कि हमारा भारत देश समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ स्वर्ग की छटा भूतल पर दिखाई पड़ती है, ऐसा लेखक ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। लेखक की दृष्टि में लेखक ने कहा कि सच्चे भारत के दर्शन गांव में